मेरा नाम मिताली है। मैं अपने परिवार की सबसे चुलबुली और बातूनी लड़की हूँ। मुझे मस्ती और मजाक करना बेहद पसंद है। मेरी शरारतें हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देती थीं। हम एक छोटे से गांव में रहते थे। मेरे परिवार में सभी लोग सीधे सादे थे, सिवाय मेरे। हमारे घर में 4 भैंसें थीं, जिनका दूध मेरे पिताजी बेचते थे। हमारे घर एक औरत हफ्ते भर का दूध लेने आती थी, जिसे हम बड़ी अम्मा कहते थे। बड़ी अम्मा का कोई परिवार नहीं था, इसलिए वो अक्सर गांव के अलग अलग घरों में जातीं और लोग खुशी खुशी उन्हें कुछ न कुछ दे देते। माँ भी उन्हें फ्री में दूध दे दिया करती थीं। बड़ी अम्मा से हमारा बहुत अच्छा रिश्ता था। वो जब भी आतीं, हमारे लिए खाने पीने की चीजें लेकर आती थीं। कहते थे कि उनके हाथों में बरकत है। जिस घर से वो कुछ ले जाती थीं, उस घर में कभी कमी नहीं होती। जब मैं बच्ची थी, बड़ी अम्मा आती तो मैं उनके कंधे पर लटक जाती और ढेर सारी शरारतें करती। वो भी मुझे खूब प्यार से सहलाती। गांव के सारे बच्चे उनके साथ बारात की तरह चलते थे, जब तक वो गांव से बाहर न निकल जाती। पर हकीकत ये थी कि जब भी बड़ी अम्मा हमारे घर से दूध लेकर जाती, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। कभी दूध गिर जाता, कभी खराब हो जाता और कभी भैंस बीमार पड़ जाती। ये सब देखकर मुझे लगता था कि ये बड़ी अम्मा की वजह से हो रहा है। लेकिन माँ मेरी बातों को हंसी में टाल देती और समझाती, मिताली, ऐसा सोचना गलत है। इंसान की बुराई मत किया करो। माँ की बातों पर मैं चुप हो जाती, लेकिन दिल में शक बना रहता। समय बीता और मैं 18 साल की हो गई। अब मैंने इन सब बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया था, लेकिन अब मुझे बड़ी अम्मा की गंदगी खटकने लगी। वो बहुत गंदे कपड़े पहनती थीं और उनके शरीर से बदबू आती थी। मैंने माँ से कहा कि उन्हें सफाई के लिए समझाएं, पर माँ ने मुझे डांट दिया। मिताली, तुम अपनी सोच हर जगह मत चलाया करो। ये उनका अपना मामला है। एक दिन बड़ी अम्मा अचानक आना बंद हो गईं। 1 हफ्ता बीता, फिर महीना, लेकिन वो नहीं आई। मैं और माँ दोनों परेशान थे। हमें उनकी आदत हो गई थी। माँ ने तो सोचा कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं रहीं। ये सोचकर मैं भी दुखी हो गई थी। 2 महीने बाद बड़ी अम्मा अचानक हमारे घर आईं। सबने राहत की सांस ली। सब उनसे पूछने लगे, अम्मा, आप इतनी देर कहाँ थीं? हम सब बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन बड़ी अम्मा मुस्कुराती रहीं और किसी को जवाब नहीं दिया। फिर वो मेरी तरफ मुड़ीं और बोलीं, बिटिया रानी, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूं। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई और सबकी नजरें उन पर टिक गईं। मैं झट से उनके पास गई और बोली, अम्मा, जल्दी बताइए, मेरे होने वाले वर की तस्वीर कहाँ है? मेरी इस शरारत पर माँ और दादी मुस्कुरा दीं। बड़ी अम्मा ने कहा, मिताली की माँ, पास के गांव में मेरी एक बहन रहती है। उसका पति गुजर चुका है और उसकी एक बेटी है। वो लड़की जल्द ही शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी। एक जवान बेटा है, पढ़ा लिखा, खूबसूरत और बेहद संस्कारी। मैं उसी बेटे के लिए मिताली का रिश्ता लेकर आई हूं। तुम अपने घर वालों से बात करो, लेकिन ध्यान रहे, जवाब मेरी मर्जी का होना चाहिए। इनकार करने की जरूरत नहीं है। जितना सोचने का समय चाहिए ले लो, पर हाँ ही करनी होगी। ये सब कहकर बड़ी अम्मा हमारे घर से चली गईं। माँ उनकी बातों को लेकर सोच में पड़ गईं। सच कहूं तो मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी शादी किसी शहर में हो, लेकिन बड़ी अम्मा तो हमारे पड़ोसी गांव का रिश्ता लेकर आई थीं। माँ को सोच में डूबा देख मुझे डर लगने लगा कि कहीं वो मेरी शादी वहीं न तय कर दें। मैंने साफ साफ माँ से कह दिया, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है, असनन्नी है। बड़ी अम्मा जैसी हैं, वैसा ही रिश्ता लाई होंगी। मैं वहां शादी नहीं कर सकती। माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मिताली, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। उनकी बात सुनकर मुझे सुकून मिला। शाम को जब पिताजी घर लौटे, माँ ने उन्हें पूरी बात बताई। पिताजी ने केवल सिर हिलाया और चाय पीने लगे। यह देखकर मुझे राहत मिली कि किसी ने इस रिश्ते को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन तभी बड़ी अम्मा अचानक घर आ पहुंची। उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। आते ही उन्होंने जबरदस्ती मिठाई खिलाई।
फिर कुर्सी पर बैठते हुए बोली, देखो तुम्हारी बेटी का नसीब कितना अच्छा है। जिस रिश्ते की बात करके गई थी, उसी दिन रितेश की नौकरी में तरक्की हो गई। अब तो हाँ कर दो। मैं वादा करती हूँ, मिताली वहां बहुत खुश रहेगी। पिताजी उनकी बातों से कुछ कुछ सहमत दिखने लगे। बड़ी अम्मा ने जोश में कहा, मुझे आज ही जवाब चाहिए, बस जल्दी से हाँ कर दो, मैं कल लड़के वालों को लेकर आऊंगी। माँ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, देखो मिताली खड़ी है, ये हमारे हाथों की पली बढ़ी है। एक बार इससे पूछ लो, अगर ये हाँ कर दे तो कल ही लड़के वालों से बात कर लेना। पिताजी ने भी सहमति जताते हुए कहा, जो फैसला मिताली लेगी वही मान्य होगा। अब बारी मेरी थी। मैं तो हमेशा बेझिझक अपनी बात कहती थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मेरा मन ना कहने का था, लेकिन मेरे मुंह से हाँ की निकल गया। मेरे हाँ कहते ही बड़ी अम्मा खुश हो गईं। उन्होंने मिठाई का डिब्बा फिर से खोला और सबको खिलाते हुए चली गईं। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। मैं भी खुश दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे मन में एक बेचैनी छिपी थी। इसके बाद मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। दादी, माँ और चाची मुझे छेड़ती रहतीं। घर में हंसी खुशी का माहौल था। पिताजी ने दहेज में देने के लिए बढ़िया फर्नीचर का ऑर्डर दिया। हर सुबह गांव की औरतें हमारे घर काम में मदद करने आतीं। सब खुश थे, लेकिन रात को जब मैं बिस्तर पर लेटती तो मेरे मन में अजीब से ख्याल आते। मेरा दिल कहता कि मुझे यह शादी नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं उस बेचैनी की वजह समझ नहीं पा रही थी। शादी का दिन पास आ गया। बड़ी अम्मा ने मुझे लाल रंग का एक सादा लहंगा दिया। उन्होंने कहा, ये लहंगा मैंने तुम्हारे लिए खास बनवाया है, शादी के दिन इसे ही पहनना। मेरी शादी का लहंगा पहले से तैयार था, लेकिन बड़ी अम्मा की बात मानते हुए मैंने तय किया कि विदाई के समय उनका दिया हुआ लहंगा पहनूंगी। फिर शादी का दिन आ गया। सब कुछ खुशी खुशी हो रहा था। जब मेरे होने वाले पति रितेश ने मेरी मांग में सिंदूर भरा तो मैं खुद को संभाल नहीं पाई। विदाई के समय मैं फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, पिताजी और दादी बार बार मुझे संभालने की कोशिश कर रहे थे। मुझे बार बार कहा गया कि मैं इस घर की रौनक हूं। दादी अपने आंसू चुपके से पोंछ रही थीं, लेकिन विदाई के समय मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं रोते रोते बेहोश होकर गिर पड़ी। बारात में खलबली मच गई। सब यह सोचने लगे कि दुल्हन को अचानक क्या हो गया। मेरे बेहोश होने से सबसे ज्यादा परेशान बड़ी अम्मा हुई, लेकिन मेरी सास पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इसने बहुत ज्यादा टेंशन ले रखी है, इसलिए इसकी तबीयत खराब हो गई। मेरी खराब तबीयत की वजह से विदाई को 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया। बड़ी अम्मा ने बहुत जोर दिया कि मैं उसी दिन विदा होकर ससुराल चली जाऊं, लेकिन मेरे घरवालों ने साफ इनकार कर दिया। उस वक्त घर में किसी ने मिठाई तक नहीं खाई थी। जब मैं बेहोश हो गई, मेरी सास और बड़ी अम्मा के बीच अजीब से संकेत चल रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखकर सहमी हुई थीं। मेरे घरवालों के फैसले के बाद ससुराल वाले चुपचाप वापस चले गए और मुझे 1 हफ्ते की मोहलत मिल गई। उस 1 हफ्ते में अजीब घटनाएं होने लगीं। बड़ी अम्मा हर रोज हमारे घर आने लगीं। कभी मेरी सेहत के लिए फल लेकर आतीं, तो कभी मेरा मनपसंद खाना बनाकर। लेकिन उनका यह व्यवहार मुझे खटकने लगा। मेरा मन उनसे मिलने या उनकी लाई चीजें खाने का बिल्कुल नहीं करता था। जब बड़ी अम्मा मुझसे मिलने की जिद करतीं, तो मैं उन्हें देखकर अपने कमरे में सोने का बहाना करने लगती। उनका आना जाना और मुझ पर ध्यान देना मुझे परेशान करने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनके प्रति अचानक इतनी चिढ़ क्यों हो रही है। मेरे घरवाले, खासकर माँ, बड़ी अम्मा का खूब सम्मान करती थीं। उनके आने पर माँ अच्छे अच्छे पकवान बनाती। ये सब देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ जाता। मुझे ये सोचकर बहुत बुरा लगता कि घर के लिए इतनी मेहनत करने वाली औरत को हम इतनी अहमियत दे रहे हैं, जो दूसरे घरों से मांगकर गुजारा करती है। विदाई से 1 दिन पहले बड़ी अम्मा मीठे चावल लेकर आईं। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, ये चावल मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं, शादी से पहले इन्हें जरूर खा लेना। लेकिन उस समय मेरा मन इतना खराब था कि मैंने चावल को देखा तक नहीं। रात को भूख लगने पर मैंने सोचा
कि किचन में जाकर वही चावल खा लूं, लेकिन जब मैंने पतीला खोला तो वह खाली था। यह देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने चाय बनाकर पी और अपने कमरे में वापस आकर लेट गई। उस रात मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। मैं सोच रही थी, क्या मैंने इस शादी के लिए हाँ करके सही किया? क्या अब मेरी पूरी जिंदगी बड़ी अम्मा के इशारों पर चलेगी? मैंने सुना था कि रितेश के घर में बड़ी अम्मा की हर बात मानी जाती है। उनके आसपास के कई गांवों में भी उनका काफी दबदबा था। लेकिन मेरे परिवार का स्वभाव अलग था। मेरे घरवाले उनसे सीमित बातचीत करते थे। फिर भी कुछ लोगों का मानना था कि बड़ी अम्मा की वजह से हमारे घर में खुशियां आई हैं। लेकिन मुझे यह सब सुनकर गुस्सा आता था। मैंने मन ही मन ठान लिया कि शादी के बाद अगर बड़ी अम्मा ने मेरे किसी मामले में दखल दिया तो मैं उन्हें साफ मना कर दूंगी। वह रात बेचैनी में कटी। अगले दिन मेरी विदाई का दिन आ गया। बड़ी अम्मा ने जिद की कि मैं वही लहंगा पहनूं जो उन्होंने दिया था, लेकिन उनके पिछले व्यवहार की वजह से मैं उनका लहंगा पहनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैंने अपने तैयार किए हुए लहंगे को पहनकर विदाई ली। ससुराल पहुंचने पर माहौल मिला जुला था। मेरी सास का मूड ठीक था, लेकिन बड़ी अम्मा का मुंह फूला हुआ था। मुझे उनकी नाराजगी की परवाह नहीं थी। उस दिन मैंने समझ लिया कि मेरी शादी का यह फैसला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब मैंने तय कर लिया था कि अपनी जिंदगी मैं खुद बनाऊंगी और बड़ी अम्मा को मेरे मामलों में दखल नहीं देने दूंगी। ससुराल में पहुंचते ही मुझे खीर खाने को दी गई। खीर मुझे वैसे भी पसंद नहीं थी और वह खीर बड़ी अम्मा के हाथ की बनी थी। मैंने पोलाइटली मना करते हुए कहा, मैं रात को मीठा नहीं खाती, माफ कीजिएगा। मेरी बात सुनकर बड़ी अम्मा का चेहरा उतर गया, जबकि मेरी सास के चेहरे पर हल्की सी खुशी झलक रही थी। शादी को लेकर मेरा नजरिया बदल गया था। जितना उत्साह मुझे शादी को लेकर था, अब उतनी ही निराशा हो रही थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। उस रात जब मुझे मेरे कमरे में बैठाया गया, मेरी सास वहां आई। उन्होंने अपनी बातों से मुझे यह जताने की कोशिश की कि इस घर में हर बात बड़ी अम्मा की मर्जी से होती है। मैं उनकी बातें चुपचाप सुनती रही। रितेश भी आए। उन्होंने भी कहा, बचपन से मासी बड़ी अम्मा की हर बात मानी जाती है। उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करना। मैं सब कुछ सहन कर लूंगा, लेकिन मासी के साथ कुछ गलत हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उस वक्त मुझे समझ में आ गया कि मेरी जिंदगी अब आसान नहीं होगी, लेकिन मैंने मन ही मन ठान लिया कि मैं अपनी जगह खुद बनाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, बड़ी अम्मा को मेरी जिंदगी पर हावी नहीं होने दूंगी। मैं चुपचाप अपने पति की बात सुन रही थी। वह उस बड़ी अम्मा के बारे में बता रहे थे जिनसे मैं बचपन से दूरी बनाए रखती थी और जिनके पास जाते समय अपनी नाक बंद कर लेती थी। उस समय हालात को देखते हुए मैंने सिर्फ सिर हिला दिया और चुपचाप बैठ गई। शादी के अगले दिन भी बड़ी अम्मा हर काम में सबसे आगे थीं। वह हर छोटे बड़े काम में अपनी राय देती और बार बार मुझे देखकर मुस्कुराती। लेकिन उनकी इस हरकत से मुझे घिन महसूस होने लगी। जैसे तैसे शादी के सारे काम निपट गए और मेहमान अपने अपने घर लौट गए। अब मेरे सामने मेरी सास, मेरे पति और बड़ी अम्मा थीं। बड़ी अम्मा मेरे लिए ऐसी मुश्किल बन चुकी थीं जिसे मैं न तो सहन कर सकती थी और न ही नकार सकती थी। कुछ दिनों बाद बड़ी अम्मा ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। वह अपने घर जाने की तैयारी कर रही थीं, जिसे देखकर मैंने राहत की सांस ली। ननद का व्यवहार सामान्य था, लेकिन मेरी सास बड़ी अम्मा के जाने पर जोर जोर से रो रही थी। वह उनके हाथ चूमती और बार बार उनसे गले लगती। मुझे यह सब देखकर चिढ़ हो रही थी, पर मजबूरी में मुझे भी बड़ी अम्मा से गले लगना पड़ा। जब वह मुझसे गले मिली तो उन्होंने कहा, क्या हुआ मिताली बेटी, तुम तो मेरी जान हुआ करती थी, अब मुझसे इतनी दूरी क्यों बना ली? उनकी बातों का जवाब देते हुए मैंने सिर्फ कहा, ऐसा कुछ नहीं है बड़ी अम्मा। मैंने यह सिर्फ वहां मौजूद लोगों की वजह से कहा। मन ही मन मैं इस बात पर झुंझला रही थी। जब हम उन्हें छोड़ने दरवाजे तक गए तो ऐसा लगा जैसे बड़ी अम्मा मुझे गहरी नजरों से देख रही थीं, या शायद वे कुछ और सोच रही थीं।
लेकिन मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी। शादी खत्म होने के बाद मैंने घर के माहौल पर गौर करना शुरू किया। मैंने देखा कि बड़े से बड़ा फैसला भी बड़ी अम्मा की मर्जी से लिया जाता था। वे घर में न होते हुए भी हर चीज पर अपनी राय देती थीं। मेरे अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई। मैंने ठान लिया कि इन सब बातों को नजरअंदाज कर बाकी रिश्तों को समझने की कोशिश करूंगी। एक दिन मैंने गौर किया कि मेरी सास रात को हमेशा काले रंग की धोती पहनती थीं। यह मुझे अजीब लगा। अपने स्वभाव के अनुसार मैंने उनसे पूछ लिया, माँ जी, आप धोती क्यों पहनकर सोती हैं? मेरे सवाल पर सास को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, बहू, मेरे काम में बोलने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जब तक मैं अपने कमरे से बाहर न आऊं, तुम मेरे कमरे में कदम भी मत रखना। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। इसके बाद मैंने अपनी ननद पर ध्यान दिया। वह अपनी माँ के साथ कमरे में सोने से डरती थी। सुबह वह डरी सहमी कमरे से बाहर निकलती और रात को देर तक मेरे पास ही पड़ा रहती, ताकि कमरे में न जाना पड़े। यह सब देखकर मुझे शक हुआ कि कुछ तो गलत है, लेकिन यह बात मैं अपने पति से भी साझा नहीं कर सकती थी। फिर एक दिन मेरे पति को काम से शहर जाना पड़ा। मैंने मौका देखकर अपनी ननद से कहा, आज रात तुम मेरे कमरे में सो जाना। वह मान गई। जब वह सो गई तो मैं चुपचाप उसकी जगह अपनी सास के कमरे में चली गई और सोने का नाटक करने लगी। लेकिन मुझे पता नहीं चला कि कब मैं गहरी नींद में चली गई। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरी सास ठंड में फर्श पर बैठी थीं। उनके पास मेरा शादी वाला लहंगा पड़ा था, जिसमें कई जगह छेद हो चुके थे। यह देखकर मेरे होश उड़ गए। अचानक सास ने अपनी लाल आंखें खोलीं और कहा, मैंने मना किया था ना, मेरे कमरे में मत आना, फिर क्यों आई? उनकी खतरनाक आवाज और मुंह से आती बदबू ने मुझे और डरा दिया। मैंने घबराकर कहा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी आपके कमरे में नहीं आऊंगी। इतने में दरवाजा खुला और मेरे पति अंदर आ गए। उन्हें देखते ही मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे पास मेरी ननद और पति बैठे थे। मैंने रितेश से कहा, आपको मेरी कसम है, सच सच बताइए कि यह सब क्या है? कुछ देर चुप रहने के बाद रितेश बोले, माँ और बड़ी अम्मा सगी बहनें हैं। बड़ी अम्मा ने शादी के बाद काला जादू सीखा था। इसी वजह से उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया। अब वह यहाँ हमारे घर आ गईं, लेकिन उनकी हरकतें अब भी वैसी ही हैं। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी शादी एक रहस्यमय माहौल में हो गई थी और अब मुझे अपनी जिंदगी इन अजीब हालातों के बीच गुजारनी थी। वो हमेशा कहती थीं कि वह गरीब और विधवा हैं। उनकी इस बात पर लोग उनकी मदद भी कर देते थे। धीरे धीरे कुछ महिलाएं अपनी परेशानियों का हल करवाने उनके पास आने लगीं और वे अपने काले जादू से उनकी समस्याएं सुलझा देती थीं। इसी दौरान मुझे तुम पसंद आ गईं। तब मैंने अपनी मासी से मदद मांगी। मासी ने बहाना बनाया और तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को मीठा खाने के लिए भेजा, वही मीठा जिस पर जादू किया गया था। तुमने और तुम्हारे घरवालों ने वह मीठा खा लिया। फिर धीरे धीरे तुम और तुम्हारे परिवार वाले मेरी शादी के लिए तैयार हो गए। मासी ने मुझे भरोसा दिलाया कि मेरी शादी तुमसे ही होगी, लेकिन मेरी माँ को यह रिश्ता पसंद नहीं था। उन्होंने मासी को इसे रोकने के लिए कहा, लेकिन मेरी जिद के आगे माँ झुक गईं। माँ ने तुम्हें अपनी शादी का वह लहंगा दिया और शादी के बाद वह लहंगा वापस ले लिया। माँ भी थोड़ा बहुत काला जादू जानती थीं। उन्होंने मासी की मदद से तुम्हारे लहंगे पर जादू करना शुरू कर दिया ताकि तुम्हारी कभी औलाद न हो। मासी ने माँ को एक काला दुपट्टा दिया था जो काले जादू से जुड़ा था। माँ रोज उस दुपट्टे का इस्तेमाल करके तुम्हारे लहंगे पर जादू करती थीं। मुझे इस बात का तब पता चला जब मैं उस सुबह घर लौटा। मैंने देखा कि मेरी बहन मीना तुम्हारे कमरे में सो रही थी। जब मैंने उससे तुम्हारे बारे में पूछा तो मुझे लगा कि माँ तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकती हैं। जब मैंने तुम्हें बेहोश देखा और माँ को तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते देखा तो मुझे समझ आ गया कि माँ तुम पर काला जादू कर रही हैं। यह सब शादी के पहले दिन से ही हो रहा था। मुझे यह बात मेरी बहन मीना ने बताई थी। तुम्हारा दिल मुझसे और मेरे परिवार से इसलिए खट्टा हो गया था, लेकिन अब मैंने तुम्हें सारा सच बता दिया है।
अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं मजबूर था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम कुछ पल तक बिना कुछ कहे मुझे देखती रहीं। उस वक्त मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा था। तुम्हारे साथ हमेशा रहना मेरा सपना था, लेकिन मैं समझ गया कि तुम्हारी जिंदगी की बुनियाद काले जादू पर रखी गई मोहब्बत पर नहीं टिक सकती। मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की, तुमसे कस्में खाईं कि मैं अपनी माँ और मासी को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारा फैसला अटल था। तुमने कहा कि अब मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है और तुम मुझे छोड़कर अपने घर लौट गईं। जाते समय तुमने मीना से कहा, क्या तुम इस दलदल में रहना चाहती हो? अगर नहीं तो मेरे साथ चल सकती हो। मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा बहनों की तरह ख्याल रखूंगी। तुम पहले ही पुलिस को फोन कर चुकी थीं और बड़ी अम्मा की सारी जानकारी उन्हें दे चुकी थीं। तुम नहीं चाहती थीं कि बड़ी अम्मा वापस आकर कोई हंगामा करे। मीना तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ गई और बाद में मेरी और तुम्हारी तलाक भी हो गई। तुम्हारे परिवार ने मीना के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। अब मीना अपनी जिंदगी में बहुत खुश है और तुम भी अपने भविष्य को लेकर आशान्वित हो। दोस्तों, यह मेरी कहानी थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे अगले अपडेट सबसे पहले मिले।